हम्म हमारे सामने आज जो ऐतिहासिक दस्तावेजों, शोध पत्रों और नोट्स का अंबार है, मतलब ये भारत के उस दौर की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिसे जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में बहुत ही सतही तौर पर समेट दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम 8वीं से 10वीं शताब्दी के भारत के एक विस्तृत विश्लेषण में या कहें इस गहन अध्ययन में गोता लगाने वाले हैं। और इस विश्लेषण को पढ़ते हुए शुरुआत में एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे उत्तर भारत के सिर्फ एक शहर, कन्नौज। हाँ कन्नौज, उस पर कब्जा करने के लिए 3 विशाल साम्राज्य लगातार 200 सालों तक आपस में टकराते रहे। और ठीक उसी समय जब उत्तर भारत युद्ध के मैदान में तब्दील था, तो दक्षिण में एक ऐसी नौसैनिक महाशक्ति आकार ले रही थी जिसने पूरे के पूरे महासागर को अपनी एक कृत्रिम झील बना डाला था। ये सच में उस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इन दस्तावेजों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष और महान चोल साम्राज्य के इन पन्नों में ऐसा क्या छिपा है जो उस समय के समाज की एक बिल्कुल नई परत खोलता है। कन्नौज महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं था। इन दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि वह उत्तर भारत में शाही सत्ता का सर्वोच्च प्रतीक बन चुका था। यहाँ जो बात सबसे रोमांचित करने वाली है वो ये है कि इतिहास को सिर्फ राजाओं के वर्चस्व या तलवारों की खनक तक सीमित कर देना बेईमानी होगी। जब हम इन संदर्भों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि कन्नौज के लिए लड़ा गया वह 200 सालों का त्रिपक्षीय संघर्ष केवल खून खराबी का दौर नहीं था। सत्ता हथियाने की इस होड़ के बिल्कुल समानांतर यह वास्तुकला, कला, कूटनीति और साहित्य का एक बहुत ही शानदार स्वर्ण युग भी था। मतलब युद्ध और कला दोनों साथ साथ चल रहे थे। बिल्कुल। ये तीनों राजवंश, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट केवल जमीन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे एक वैचारिक विरासत पर अपना दावा ठोक रहे थे। वे ये तय कर रहे थे कि आने वाली सदियों में सत्ता का असली केंद्र और उसका स्वरूप कैसा होगा। तो इस 200 साल लंबे त्रिपक्षीय संघर्ष के सबसे पहले दावेदार से शुरू करते हैं। इन नोट्स में दक्कन के राष्ट्रकूटों का जिक्र काफी विस्तार से है और इनके संस्थापक दंती दुर्ग, उनके बारे में एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी है। हाँ, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान के बारे में। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि बादामी के चालुक्यों को हराने के बाद दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया था। इसका शाब्दिक अर्थ स्वर्ण गर्भ दिया गया है। ये समझ नहीं आ रहा है कि एक राजा को युद्ध जीतने के बाद मतलब इस तरह के किसी अनुष्ठान की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, ये असल में उस समय सत्ता को वैधता दिलाने का एक बहुत ही अचूक तरीका था। अगर हम उस दौर की मानसिकता को समझें तो दंती दुर्ग जन्म से क्षत्रिय नहीं था। अच्छा। लेकिन समाज और बाकी राजाओं के बीच अपनी शक्ति को सर्वमान्य बनाने के लिए उसे धर्म का सहारा चाहिए था। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का आयोजन करके, जिसमें ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच एक सोने के बर्तन का उपयोग होता था, ये प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता था कि राजा का क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। तो ये महज एक धार्मिक कर्मकांड नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, ये समाज को एक कड़ा राजनीतिक संदेश देने की कूटनीति थी कि अब दंतीदुर्ग शासन करने का दैवीय अधिकार रखता है। ये सच में एक चतुर राजनीतिक दांव था और अपनी इसी सत्ता और ताकत का प्रदर्शन राष्ट्रकूटों ने पत्थरों पर भी किया। यहाँ दंतीदुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम, उनका जिक्र है, जिन्होंने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार। इस मंदिर के बारे में इन शोध पत्रों में जो तकनीकी विवरण है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसे ईंट या पत्थरों को एक के ऊपर रखकर नहीं बनाया गया है, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ एक ही विशाल चट्टान को तराश कर पूरा का पूरा मंदिर खड़ा कर दिया गया है। आज के आधुनिक इंजीनियर्स भी इसे देखकर चकरा जाते हैं। और यही वास्तुकला का वो चमत्कार है जिसे आज यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। जरा उस समय के गणित और इंजीनियरिंग कौशल की कल्पना कीजिए। एक भी गलत हथौड़ा और पूरा का पूरा मंदिर बर्बाद हो सकता था। हाँ, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर तराशने का मतलब है कि आपके पास कोई ब्लूप्रिंट बदलने का मौका नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और ये केवल भगवान शिव के प्रति एक राजा की आस्था का प्रतीक नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा भी था। जब कोई विदेशी यात्री या दुश्मन राजा उस मंदिर को देखता होगा तो उसे ये एहसास दिलाने के लिए काफी था कि जो साम्राज्य
एक पहाड़ को अपनी मर्जी से आकार दे सकता है, उसकी सेना से टकराना कितनी बड़ी भूल होगी। खौफ पैदा करने का क्या शानदार तरीका था। लेकिन राष्ट्रकूट शासकों की सूची देखते हुए एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब एक ही राजवंश में शासकों के मिजाज कितने अलग हो सकते हैं। अब ध्रुव और गोविंदा तृतीय की बात कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ तो राजा ध्रुव और गोविंदा तृतीय जैसे शासक हैं जिनकी आक्रामकता का कोई सानी नहीं था। गोविंदा तृतीय ने तो सार्वभौम यानी पूरे विश्व के सम्राट की उपाधि ले ली थी। लेकिन फिर इसी वंश में आगे चलकर अमोघवर्ष प्रथम का नाम आता है। दक्षिण का अशोक। बिल्कुल, यहाँ नोट्स में भी लिखा है कि उन्हें दक्षिण का अशोक कहा जाता था। उनके विचार पूरी तरह से अहिंसक थे और उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ था। अमोघवर्ष प्रथम ने कन्नड़ भाषा की पहली ज्ञात साहित्यिक कृति कवि राजमार्ग भी लिखी। एक साम्राज्य जिसे आक्रामक योद्धाओं ने खड़ा किया, उसे एक कवि और शांतिदूत राजा कैसे संभाल रहा था। ये विरोधाभास ही उस दौर की असली जटिलता है। एक साम्राज्य सिर्फ युद्ध के दम पर सदियों तक नहीं टिक सकता। ध्रुव और गोविंदा तृतीय ने जो विशाल जमीन जीती, उसे बांध कर रखने के लिए अमोघवर्ष जैसे शासक की जरूरत थी, जो सांस्कृतिक और साहित्यिक नींव मजबूत कर सके। मतलब तलवार के बाद कलम की जरूरत पड़ी। सही कहा। अमोघवर्ष ने अपनी प्रजा के बीच एक ऐसा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जगाया जो हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने कूटनीति से काम लिया, जिसके कारण उनका शासनकाल 60 से अधिक वर्षों तक चला। खैर, अब अगर हम इस कन्नौज की लड़ाई के दूसरे महारथियों यानी गुर्जर प्रतिहारों की बात करें, तो उनकी शुरुआत भी किसी मिथक से कम नहीं लगती। पृथ्वीराज रासो के हवाले से यहाँ अग्निकुल सिद्धांत का उल्लेख है, जिसके अनुसार इस वंश की उत्पत्ति एक पवित्र अग्निकुंड से हुई थी। फिर से ये सत्ता को वैधता देने का एक और तरीका है। जैसे राष्ट्रकूटों ने हिरण्यगर्भ का सहारा लिया, वैसे ही गुर्जर प्रतिहारों ने खुद को दैवीय साबित करने के लिए अग्निकुल की कहानी को स्थापित किया। एक पैटर्न सा दिख रहा है यहाँ। बिल्कुल, लेकिन उनका ऐतिहासिक महत्व किसी मिथक तक सीमित नहीं है। 8वीं शताब्दी में जब अरब आक्रमणकारियों ने भारत का रुख किया, तो गुर्जर प्रतिहारों के संस्थापक नागभट्ट प्रथम ही वो शासक थे जिन्होंने राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर एक अभेद दीवार बनकर उन्हें रोक दिया था। और शायद इसी सैन्य विरासत को मिहिर भोज ने अपने चरम पर पहुंचाया। इन दस्तावेजों में मिहिर भोज की ताकत का बहुत जिक्र है। उन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार का प्रतीक है। नोट्स में उनके द्वारा जारी किए गए कुछ सिक्कों की तस्वीरें भी हैं, जिन पर वराह की छवि बनी हुई है। हाँ, आदि वराह के सिक्के। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो ये कि अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वृत्तांत में मिहिर भोज को इस्लाम का दुश्मन कहा था। ये काफी कड़ा शब्द लगता है। देखिए, यहाँ इस तथ्य का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। सुलेमान द्वारा इस्तेमाल किया गया ये शब्द, ये किसी धार्मिक नफरत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से एक सैन्य और भू राजनीतिक टिप्पणी है। अच्छा, तो ये धर्म से ज्यादा सेना के बारे में था। बिल्कुल। मिहिर भोज की सेना इतनी विशाल और उनका घुड़सवार दस्ता इतना तेज था कि अरब सेनाएं जो दुनिया के कई हिस्सों को जीत चुकी थीं, वो गुर्जर प्रतिहारों की सरहदों को पार ही नहीं कर पा रही थीं। सुलेमान ने अपनी हताशा और मिहिर भोज की सैन्य दीवार की मजबूती को इस एक शब्द में पिरो दिया। ये उनकी सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ, और केवल युद्ध ही नहीं, ये राजा साहित्य के भी उतने ही बड़े कदरदान थे। राजा महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर जैसे संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। राजशेखर की प्राकृत रचना कर्पूर मंजरी इस बात का सबूत है कि दरबारों में सिर्फ रणनीतियां नहीं बनती थीं, कला को भी उतना ही महत्व दिया जाता था। लेकिन हर उफान का एक अंत होता है। गुर्जर प्रतिहारों का अंत काफी नाटकीय तरीके से दर्ज है। जब महमूद गजनवी का हमला हुआ, तो तत्कालीन राजा राज्यपाल बिना कोई प्रतिरोध किए शहर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जिस वंश ने अरबों को सदियों तक रोके रखा, उसका अंत इतनी कमजोरी से हुआ। इतिहास अक्सर ऐसे ही चौंकाता है। खैर, अब इस त्रिकोणीय खेल के तीसरे और सबसे अनोखे खिलाड़ी पर आते हैं, पाल राजवंश। मुझे दस्तावेजों के इस हिस्से को पढ़ते हुए थोड़ी हैरानी हो रही है। यहाँ लिखा है कि 8वीं शताब्दी में पाल वंश के संस्थापक गोपाल को किसी ने युद्ध में हराकर गद्दी पर नहीं बैठाया था। हाँ, उन्हें चुना गया था। वही तो, बंगाल में फैली अराजकता के बाद स्थानीय नेताओं ने खुद उन्हें अपना राजा चुना था। 8वीं सदी में शांतिपूर्ण चुनाव, ये कुछ ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? ये सवाल उठना लाजमी है।
अगर हम इसे व्यापक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इसे उस समय मत्स्य न्याय कहा जाता था। मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बिल्कुल सही। बंगाल में 1 शताब्दी से अधिक समय तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जिसके कारण वहां भयंकर अराजकता थी। जब हर कोई लड़ लड़ कर थक जाता है तो समाज के प्रभावशाली वर्ग आपसी सहमति से एक ऐसा शासक चुनते हैं जो व्यवस्था कायम कर सके। तो ये कोई आज के जमाने का आम चुनाव नहीं था? नहीं, ये कोई आज के जमाने का लोकतांत्रिक चुनाव नहीं था, बल्कि सामंतों और कुलीन वर्गों के बीच का एक कूटनीतिक समझौता था। और पाल राजाओं ने इस भरोसे को कायम भी रखा। उन्होंने केवल सेनाएं नहीं बनाई, बल्कि ज्ञान के केंद्र स्थापित किए। हाँ, धर्मपाल का शिक्षा में योगदान बहुत प्रमुखता से दर्ज है। विक्रमशिला और सोमपुर जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना उन्होंने ही की थी, जो आगे चलकर बहुत बड़े केंद्र बने। बिल्कुल। ये केवल ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, बल्कि महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गए थे, जहां तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र आते थे। और फिर उनके उत्तराधिकारी देवपाल ने तो कूटनीति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। हाँ, देवपाल के शासनकाल में पाल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार पर था। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा कूटनीतिक कदम था वो दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य का साथ उनके संबंध थे। वो नालंदा वाले मठ की घटना। जी, श्रीविजय के राजा बालपुत्र देव ने जब नालंदा में एक बौद्ध मठ बनाने की इच्छा जताई तो देवपाल ने न केवल उसकी अनुमति दी, बल्कि उस मठ के खर्चे के लिए 5 गांवों का पूरा राजस्व ही दान में दे दिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश था कि भारत का पूर्वी तट ज्ञान और धर्म के जरिए पूरे एशिया के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ था। ये एक बहुत ही शानदार कड़ी है, क्योंकि पाल राजा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कूटनीति और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इन दस्तावेजों के अगले हिस्से में जिस साम्राज्य का जिक्र है, उसने कूटनीति को किनारे रखकर उसी दक्षिण पूर्व एशिया को अपनी सैन्य जागीर बना लिया था। आप चोल साम्राज्य की बात कर रही हैं? बिल्कुल। यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। उत्तर भारत के स्त्रीपक्षीय संघर्ष से बाहर निकलकर जब हम दक्षिण भारत की ओर नजर डालते हैं तो शक्तिशाली चोल साम्राज्य का उदय एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करता है। चोलों की शुरुआत विजयालय से हुई, लेकिन इसे एक अजय महाशक्ति में बदलने का काम राजाराज प्रथम ने किया। राजाराज प्रथम का दौर 1985 ईस्वी से शुरू होता है और ये वो समय है जब चोल साम्राज्य अपने स्थानीय दायरे से निकलकर श्रीलंका, मालदीव और पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप पर अपना कब्जा जमा रहा था। उनकी नौसेना अजय थी। हाँ, नौसेना तो उनकी ताकत थी ही, लेकिन राजाराज प्रथम को इतिहास केवल उनकी तलवार के लिए नहीं, बल्कि द्रविड़ वास्तुकला के उस अद्भुत चमत्कार के लिए याद रखता है जो उन्होंने तंजौर में खड़ा किया, बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। वास्तुकला का एक और बेहतरीन नमूना। और इस मंदिर के निर्माण की जो तकनीक यहाँ बताई गई है वो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। ये मंदिर उस समय की सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक था, लेकिन इसके निर्माण में किसी भी तरह के गारे, मोटार या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिना गारे के इतनी ऊंची इमारत? हाँ, इसके विशाल पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से, यानी खांचे बनाकर एक दूसरे में फंसाकर रखा गया है। हवा, भूकंप और सदियों के मौसम की मार झेलने के बाद भी ये बिना किसी गारे के आज भी वैसा ही खड़ा है। ये 11वीं सदी की इंजीनियरिंग का एक अकल्पनीय नमूना है। ये सच में हैरान करने वाला है। और यहाँ भी हमें चोलों की उस कूटनीतिक समझ को नहीं भूलना चाहिए जो हमने पाल राजाओं में देखी थी। कैसे? राजा राज प्रथम खुद एक कट्टर शिव भक्त थे और बृहदेश्वर उसी का प्रतीक है। लेकिन उन्होंने भी श्रीविजय साम्राज्य के शैलेंद्र राजा को नागपट्टिनम में चूड़ामणि विहार नाम का एक बौद्ध मठ बनाने की न केवल अनुमति दी, बल्कि उसे आर्थिक संरक्षण भी दिया। तो ये फिर से वही सॉफ्ट पावर थी। बिल्कुल। ये धार्मिक सहिष्णुता असल में समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने की एक बहुत ही सोची समझी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कूटनीति थी। लेकिन जो कूटनीति राजाराज प्रथम ने शुरू की थी, उसे उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने पूरी तरह से आक्रामक सैन्य विस्तार में बदल दिया। राजेंद्र प्रथम के अभियानों का वर्णन पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध कथा चल रही हो। राजेंद्र प्रथम का उत्तर भारत का अभियान बहुत मशहूर है। हाँ, उत्तर भारत के उनके अभियान में चोल सेना उड़ीसा और बंगाल के राजाओं को हराते हुए गंगा नदी तक पहुंच गई और जीत के प्रतीक के रूप में वे वहां से कोई खजाना नहीं, बल्कि गंगा का पानी स्वर्ण कलशों में भर के लाए। और इसी के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडा चोल
यानी गंगा को जीतने वाला चोल की उपाधि ली और एक नई राजधानी का निर्माण करवाया। देखिए, ये गंगा का पानी लाना केवल एक धार्मिक भावना नहीं थी। उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र यानी गंगा के मैदानों तक चोल सेना का पहुंचना इस बात की उद्घोषणा थी कि अब सत्ता का केंद्र उत्तर से खिसककर दक्षिण की ओर आ गया है। एक बहुत ही कड़ाक प्रतीकात्मक संदेश। हाँ, लेकिन राजेंद्र प्रथम की सबसे बड़ी विजय जमीन पर नहीं, पानी पर थी। उन्होंने श्रीलंका, बर्मा और अंततः उसी श्री विजय साम्राज्य पर एक भीषण नौसैनिक हमला किया, जिसके साथ कभी उनके पिता ने कूटनीतिक संबंध बनाए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर ऐसा कड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया कि इतिहासकारों ने उस समय के महासागर को चोल झील या लेक चोल कहना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, एक विशाल महासागर की नाकेबंदी कर देना और उसे अपनी एक कृत्रिम झील की तरह इस्तेमाल करना। ये उस दौर का सबसे उन्नत रसद तंत्र यानी लॉजिस्टिक्स था। बिल्कुल। इसके लिए कितने जहाजों और कैसी नौसैनिक रणनीति की जरूरत पड़ी होगी, ये सोचकर ही हैरानी होती है। हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में एक विशाल नौसेना को भोजन, हथियार और दिशा निर्देशों के साथ भेजना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन अगर हम चोलों की सैन्य शक्ति से हटकर उनके आंतरिक प्रशासन पर नजर डालें, तो वहां हमें कुछ ऐसा मिलता है जो आज के दौर के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, और वो है उनका विकेंद्रीकृत प्रशासन। हाँ, इन नोट्स में उत्तरामेरूर शिलालेख का जो विवरण है वो इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इस शिलालेख में चोलों की कुडवुलाई प्रणाली को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। ये 10वीं शताब्दी में ग्राम प्रशासन का एक लॉटरी सिस्टम था। ग्राम प्रशासन का एक बहुत ही उन्नत ढांचा। इसके नियमों को देखने से पता चलता है कि हर गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था, जिन्हें कुडुम्बु कहा जाता था। गांव के विकास के लिए अलग अलग समितियां बनती थीं, जिन्हें वैरियम कहते थे। जैसे तालाब और सिंचाई के लिए एरी वैरियम, बाग बगीचों के लिए तोटा वैरियम और न्याय व्यवस्था देखने के लिए न्याय वैरियम। सबसे खास बात यह थी कि इन समितियों का सदस्य बनने के लिए कुछ बहुत ही सख्त शर्तें होती थीं। उम्मीदवार की उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, उसके पास अपनी जमीन और अपना घर होना चाहिए, और उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये तो काफी हद तक आज के चुनाव नियमों जैसा है। और सुनिए, इन सबसे भी ज्यादा जरूरी शर्त ये थी कि जो व्यक्ति एक बार समिति का सदस्य बन गया, वो अगले 3 साल तक किसी भी समिति का चुनाव नहीं लड़ सकता था। और जो लोग अपना हिसाब किताब पारदर्शी नहीं रखते थे, उन्हें और उनके रिश्तेदारों को चुनाव से बाहर कर दिया जाता था। ये बहुत ही कमाल का नियम है। और इस चुनाव की प्रक्रिया भी बहुत पारदर्शी थी। योग्य उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक बर्तन में डाल दिए जाते थे, और फिर किसी छोटे बच्चे को बुलाकर उस बर्तन में से पत्ते निकालने को कहा जाता था। जिस उम्मीदवार का नाम निकलता, वो समिति का सदस्य बन जाता था। एक राजशाही के भीतर गांव के स्तर पर इस तरह का लोकतांत्रिक चुनाव होना सच में चौंकाने वाला है। चोल राजा ये भली भांति समझते थे कि एक विशाल साम्राज्य को केवल तंजौर की राजधानी से बैठकर नहीं चलाया जा सकता। सत्ता को जमीनी स्तर पर बांटना या विकेंद्रीकरण करना ही स्थायित्व की कुंजी है। ये प्रणाली सुनिश्चित करती थी कि गांव के प्रभावशाली परिवार सत्ता पर एकाधिकार न कर लें। कार्यकाल की सीमा तय करना इसी बात का प्रमाण है कि वे सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कितने सतर्क थे। बिल्कुल। लेकिन इस इतने बड़े प्रशासन और सेना को चलाने के लिए पैसे भी चाहिए थे। दस्तावेजों में चोल काल के करों का भी जिक्र है। इनमें से कदमई तो सीधा भूमि राजस्व था, जो किसानों से लिया जाता था। लेकिन एक कर ऐसा है जो थोड़ा परेशान करने वाला लगता है, वेत्ती। हाँ। ये नकद या अनाज में नहीं, बल्कि जबरन श्रम के रूप में चुकाया जाता था। इसके अलावा समाज को व्यवस्थित रखने के लिए भूमि दान का भी एक पूरा जाल बिछा हुआ था। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि समाज के हर वर्ग को कैसे साथ लेकर चला जाए। इन भूमि दानों के प्रकार को अगर हम देखें, तो वो उस समय के समाज का पूरा खाका हमारे सामने खोल देते हैं। जैसे कि कौन-कौन से दान? ब्राह्मणों को दी जाने वाली जमीन को ब्रह्मदेय कहा जाता था। मंदिरों के रखरखाव के लिए देवदान था। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के लिए शालभोग के तहत जमीन दी जाती थी। और यहाँ तक कि जैन संस्थानों के लिए पल्ली छंदम नाम का भूमिदान मौजूद था। मतलब हर वर्ग का ध्यान रखा गया था। जी, यह दर्शाता है कि चोल प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा था कि समाज के हर अंग,
हर संस्था और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के पास भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आर्थिक संसाधन हो। यह एक तरह का सामाजिक ताना बाना था जिसे जमीन के जरिए बुना गया था। और इस ताने बाने में कला ने भी अपनी एक अलग जगह बनाई। जब हम चोल काल की बात करते हैं तो कांस्य कला, विशेष रूप से नटराज की मूर्ति का उल्लेख किए बिना ये चर्चा अधूरी है। नटराज की मूर्तियां तो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हाँ, यहाँ बताया गया है कि ये मूर्तियाँ लॉस्ट वैक्स या मोम क्षय तकनीक से बनाई जाती थीं। इसमें पहले मोम की एक मूर्ति बनाकर उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था, फिर उसे गर्म करके मोम को बाहर निकाल लिया जाता था और उस खाली सांचे में पिघला हुआ कांस्य डाल दिया जाता था। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बहुत जटिल। इस प्रक्रिया से नटराज की वो भव्य मूर्ति तैयार होती थी जिसमें भगवान शिव अपने दाहिने पैर पर खड़े होकर ब्रह्मांडीय नृत्य यानी तांडव कर रहे हैं। ये तकनीकी कौशल तो है ही, लेकिन इस मूर्ति के पीछे जो दार्शनिक संदेश है वो उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। अगर हम नटराज की मूर्ति के निचले हिस्से को ध्यान से देखें तो भगवान शिव जिस आकृति पर अपना पैर रखकर नाच रहे हैं वो एक बौना राक्षस है जिसे अपस्मार कहा जाता है। अपस्मार? ये किस चीज का प्रतीक है? ये अपस्मार किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि इंसान के भीतर बैठे अज्ञानता, अहंकार और अंधकार का प्रतीक है। शिव का उस पर पैर रखकर नृत्य करना ये स्पष्ट करता है कि जब तक समाज से अज्ञानता और अहंकार को कुचला नहीं जाएगा तब तक सच्चे ज्ञान और धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। ये बहुत ही सुंदर विचार है। हाँ, ये कांस्य की मूर्ति केवल सजावट की वस्तु नहीं थी, ये उस समय के लोगों के लिए जीवन जीने का एक पूरा दर्शन था जिसे धातु में ढाल दिया गया था। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस सारे ऐतिहासिक विश्लेषण को समेटते हुए ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी का ये दौर केवल राजाओं की सनक, उनके अहंकार और आपसी युद्धों का मैदान भर नहीं था। हम अक्सर इतिहास को कन्नौज के उस 200 साल के संघर्ष में उलझा हुआ मान लेते हैं, जो कि एक बहुत ही सीमित नजरिया है। बिल्कुल, लेकिन ये वो समय था जब समाज अपनी नई पहचान गढ़ रहा था। ये वो दौर था जब बिना गारे के पत्थर में तराशे गए मंदिर आसमान छू रहे थे, जब ज्ञान और कूटनीति की गूंज दक्षिण पूर्व एशिया तक सुनाई दे रही थी, और जब एक साम्राज्य की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि वो पूरे महासागर पर ऐसे राज कर रही थी मानो वो उनके महल के आंगन की कोई कृत्रिम झील हो। और इन ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करते हुए एक बात जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि इतिहास के हर दौर की अपनी कुछ वास्तविकताएं होती हैं। इन दस्तावेजों में जो कड़े तथ्य सामने आते हैं, जैसे कि अरब यात्रियों द्वारा प्रतिहार राजाओं को इस्लाम का दुश्मन कहना या चोल प्रशासन द्वारा जबरन श्रम यानी वेट्टी वसूलना, इन्हें आज के आधुनिक नैतिकता के चश्मे से तौलना सही नहीं होगा। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारा उद्देश्य किसी ऐतिहासिक घटना को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन दस्तावेजों के भीतर छिपी उस दौर की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की मानसिकता को ज्यों का त्यों समझना है। जो तथ्य हैं, बस उन्हें सामने रखना है। बिल्कुल, इतिहास का काम निष्पक्ष रहना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है। इतिहास को समझना ही उसकी परतों को बिना किसी पूर्वाग्रह के खोलना है। तो इस लंबी और विस्तृत ऐतिहासिक यात्रा के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले ये विचार करने वाली बात है कि आज से लगभग 1000 साल पहले 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के लोगों ने अपने गांव का प्रशासन चलाने के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित कर ली थी जिसमें कार्यकाल की सीमाएं तय थीं और जो एक पारदर्शी लॉटरी सिस्टम पर चलती थी। कुडवलाई प्रणाली? जी, उनका उद्देश्य साफ था कि सत्ता कभी भी कुछ ही प्रभावशाली हाथों में कैद ना हो जाए। इतिहास के पन्नों में दर्ज कुडवलाई प्रणाली का यह दस्तावेज एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर भागीदारी का जो मॉडल उन्होंने सदियों पहले इतनी कामयाबी से लागू किया था, क्या आज के हमारे आधुनिक और लोकतांत्रिक स्थानीय प्रशासन को उस पुराने मगर बेहद उन्नत ढांचे से कुछ नया सीखने की जरूरत है?